मेरा नाम राज सैनी है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। तो आज की घटना जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ यह हमारे गांव में बहुत प्रचलित है। यह घटना यही 100 साल पहले घटी थी। साथ ही हमारे गांव में बहुत से बड़े बुजुर्ग आज भी हैं जो रात के समय में इस घटना को बताने से आज भी डरते हैं। तो उनका कहना है कि वह डायन जो 100 साल पहले रेत के ज़मीन में दफन हुई है। तो बात ऐसी है कि उस समय हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। यहाँ तक बहुत सी कम ही औरतें या लड़कियाँ होती थी जो अपने घरों से बाहर निकला करती थी। साथ ही जो पुरुष लोग थे वे भी तभी बाहर निकलते थे जब कोई अंग्रेज गांव से चला जाए, वरना कई बार वे लोग गांव के लोगों को परेशान करते तो कभी अपने साथ काम करवाने के लिए ज़बरदस्ती शहर ले जाते और वे लोग फिर कभी अपने गांव नहीं आ पाते थे, जिससे कई लोग उन गोरों से दूर ही रहना पसंद करते थे। इसके अलावा उस समय जब भी कोई अंग्रेज सिपाही किसी गांव में आता वे अपने साथ बंदूक लेकर ही आता था और उस समय हमारे गांव में बांस की लाठी हुआ करती थी। तो आते हैं अपनी कहानी पर। तो एक समय हमारे गांव में हमारे जो उस समय का ज़मींदार था उसके बेटे की शादी हुई। शादी के लगभग 1 साल तक तो सब कुछ ठीक चला। ज़मींदार और उसकी पत्नी और उसके बेटे बहू खुशी खुशी उसी गांव में रहते और पूरे गांव के लोगों से फसल की कटाई के बाद अनाज वसूलकर अंग्रेज़ों के यहाँ पहुँचाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया अब उस ज़मींदार के घर में उसके बेटे बहू या फिर ज़मींदार की पत्नी और उसकी नई नवेली बहू में घर के चिराग यानी संतान के लिए तू मैं होने लगी थी। रोज़ उस लड़की पर कभी ज़मींदार का बेटा ताना कसता तो कभी उसकी माँ उसे मारने दौड़ती। तो सब मिलाकर उसका घर में रहना दुश्वार सा हो चुका था। कभी पति कहता तू बांझ है, तू हमारे घर से निकल जा। तो सास कहती जब तक तू मुझे इस घर का वंश नहीं देगी तेरे इस घर में कोई जगह नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि उस समय वह ज़मींदार यह सब जानता था कि मेरी बहू पर मेरे बेटे और मेरी पत्नी मात्र एक बेटे के लिए अत्याचार करते आ रहे हैं। फिर भी वो खामोश रहता और जब गांव में किसी के घर लड़ाइयाँ होती तो वही न्याय देने के लिए पंचायत की अगुवाई करता था। तो हुआ ऐसा कि उस रात शाम हो गई थी। आकाश में बादल गरज रहे थे मानो बहुत बड़ा अनहोनी होने वाला हो। गांव के लोग अपने अपने घरों में दिए जलाकर बैठे थे और ज़मींदार की बहू शाम के वक्त खाना बना रही थी कि तभी उस रात उस ज़मींदार का बेटा नशे के हालत में घर आया और अपनी पत्नी के बालों को पकड़कर उसी समय बाहर करने लगा। बाहर अब तेज बारिश हो रही थी। तभी वह ज़मींदार जिसका नाम भुनेश सिंह था और उसके बेटे का नाम अंबर सिंह था। तो ज़मींदार भुनेश सिंह उस शाम अपने बेटे अंबर सिंह को तो रोक लिया और रात बीतने तक वे लोग चुप रहे। इधर उसकी बहू दमयंती उस रात बिना खाना खाए ही अपने रूम में जाकर लेट गई। समय बीता और देखते देखते रात गहरी हो गई। अब गांव के लोग भी सो चुके थे लेकिन बाहर पानी अभी भी रिमझिम बरस रहा था कि तभी उस रात ज़मींदार की वह बहू जिसका नाम दमयंती था उसकी नींद खुल गई। वह अपने रूम के बाहर खड़े हुए भुवन सिंह और उसके बेटे पत्नी की बातें सुन चुकी थी। सुनी तो उसके कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसके आंखों से उस रात आंसू निकल आए। वह ज़मींदार अपनी बहू को उस रात मारकर गाड़ने का प्लान बना रहा था ताकि उसके इकलौते बेटे अंबर सिंह की शादी हो सके और उसे उसके घर को चिराग मिल सके। आज से पहले जो बहू अपने पति और अपने सास से उस ज़मींदार को रहम दिल समझी बैठी थी वह तो उनसे भी खुखार भेड़िया निकला जो खामोश रहकर भी एक पोते की चाहत में अपनी बहू को मारने का प्लान बना रहा था। दमयंती उस रात उस बाप बेटे की बातें सुनी। वह उसी रात एक अंग्रेज अधिकारी के पास जाने लगी। तो मैं आपको बता दूं कि उस समय भले ही अंग्रेज सख्त मिजाज के थे लेकिन वे समाज में होने वाले अंधविश्वास और समाज में होने वाले कुरीतियों पर वे लोग सख्त खिलाफ थे और साथ ही वे कई प्रकार के कानून भी बनाए थे जिसमें वे लोग औरतें पर होने वाले जुल्म के लिए वे कठोर कानून बनाए जिसमें सती प्रथा पर रोक लगाना था, लड़कियों का बाल विवाह रोकना। खैर दमयंती उस रात जैसे ही अभी बाहर निकली ही थी कि उस रात अंबर सिंह उसे देख चुका और वे शायद समझ चुके थे कि यह हमारी सभी बातें सुन चुकी है और इसीलिए यह भाग रही है। वे दोनों बाप बेटे उसी आधी रात को उसी बारिश में उसे घसीटते हुए गांव से बाहर ले जाने लगे। लेकिन उसकी तेज चिल्लाने की आवाज़ और रोने की आवाज़ से गांव के कुछ लोग जाग गए थे लेकिन वे लोग देखकर भी उसे कुछ नहीं बोल सके, जिसका कारण था लोगों के दिल में उस ज़मींदार का डर, क्योंकि वह ज़मींदार ही पूरे गाँव से अनाज वसूलता। तो हो सकता था यदि वे लोग अपना मुँह खोले वह ज़मींदार उनकी ज़मीन हड़प ले या फिर झूठे आरोपों से उन्हें जेल भिजवा दे, क्योंकि वह अंग्रेज़ों का सबसे ज़्यादा करीबी था। तो इसके बाद वे बाप बेटे दमयंती को गांव के बाहर ले गए।
फिर उसके बाद उन्होंने उसका क्या किया यह तो पता नहीं चल सका, क्योंकि उस रात ना तो कोई गांव से उनके पीछे गया था और ना ही वहां से कोई लौट कर आया। हाँ, आपने सच ही सुना, उस रात ना तो वह जमींदार घर लौटा और ना ही उसका बेटा अंबर सिंह और ना ही दमयंती घर आई। हालांकि सुबह होते ही बहुत से गांव के लोग उस जमींदार और उसके बेटे को बहुत ढूंढे, लेकिन उनका कोई नामो निशान नहीं मिल सका कि वे लोग उस रात कहाँ चले गए। लेकिन कुछ लोगों का यह कहना था कि उस रात वे लोग उस औरत को मारकर उस रेत के ज़मीन में गाड़ चुके थे, लेकिन वह फिर किसी कारणवश जिंदा हो गई थी और उसने ही उन लोगों को भी मारकर अपने साथ ही उस रेत के ज़मीन में गाड़ दी। इसीलिए वे आज तक कभी नहीं दिखे। हालांकि इसके ठीक 1 साल बाद ही गांव के लोग भी अजीब तरीके से मरने लगे और वे लोग जब भी मरते रात को गांव से बाहर निकलते वक्त ही मारे जाते। हालांकि लोगों की मरने की घटना 3 महीने ही चली थी, जिसमें 9 पुरुष मारे गए थे और 5 औरतें थीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि इनमें से एक भी पुरुष या एक भी औरत का शव नहीं मिल सका और फिर यह मरने का सिलसिला बंद हो गया। तो एक बात और मैं बता दूं कि जो यह जमींदार की बहू थी उसे कुछ लोग डायन की लड़की कहते थे और वो भी शायद डायन ही थी। खैर, इसमें कितनी सच्चाई है तो मैं नहीं जानता, लेकिन आज भी हमारे गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस कहानी के कहने से आज भी डरते हैं। तो उनका मानना है कि आज भी उस डायन का नाम लेने से वो लौट सकती है और फिर मरने का वही सिलसिला शुरू हो सकता है। इसीलिए कुछ लोग उस औरत का नाम लेने से भी डरते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले कहानी की ओर। आज की हमारी दूसरी कहानी नितिन की है। तो चलिए सुनते हैं इनकी कहानी। मेरा नाम नितिन पाटीदार है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। हालांकि जब यह घटना मेरे साथ घटी थी उस समय मैं गुजरात के एक शहर जामनगर में एक कंपनी में काम करता था और साथ ही उन दिनों मेरे गांव के चाचा जी भी वहीं काम करते थे और अपनी पत्नी के साथ एक कॉलोनी में रूम लेकर रहते थे। तो मैं आपको बता दूं कि उस समय जहां मैं रहता था वहां से उन चाचा जी का रूम यही 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता होगा या शायद इससे भी कम ही दूरी पर। तो हुआ ऐसा कि मैं शाम को यही 5 बजे के करीब अपने काम से रूम पर आया। फिर हाथ मुंह धोकर कुछ देर आराम करके घर पर अपने माँ से बातें करने लगा कि तभी वही चाचा जी का उस शाम फ़ोन आने लगा। तो जब मैं उनका फ़ोन रिसीव किया तो वे बोले, नितिन और बता क्या हाल चाल है, सब खैरियत तो है ना? मैं बोला, हाँ सब ठीक है चाचा जी, आप ही बताइए। तो मेरे वे चाचा जी बोले, नितिन आज शाम को अंश का जन्मदिन है, ऐसा कर तू शाम के 7 बजे के करीब हमारे घर पर ही आ जाना, हम साथ ही खाना खाएंगे और वैसे भी तेरे सिवा यहाँ अनजान शहर में हमारा है ही कौन जो मेरे बेटे के जन्मदिन में शामिल हो सके। तो मैंने बोला, कोई बात नहीं है चाचा जी, मैं आ जाऊँगा। मैं उसी समय बाज़ार से कुछ गिफ्ट खरीदा और चाचा जी के रूम की ओर निकल गया। उस समय मेरे मोबाइल में ही 7 बजने वाले थे और मैं उस समय मेन हाईवे पकड़कर पैदल ही जा रहा था कि तभी मैं उस समय 20 हाईवे पर एक बूढ़ी औरत को देखा जिसके बाल एकदम सफ़ेद थे और उसके बाल काफ़ी बड़े भी थे। इसके अलावा उसका जो पहनावा, मेरा मतलब है उसकी जो साड़ी थी, वह अजीब ही अनदेखी लग रही थी, मानो उसकी साड़ी बहुत साल पहले की हो। मैं आगे बढ़ता जाता और वह बूढ़ी औरत को देखता जाता। वह बुढ़िया उस रात एकदम हाईवे के ठीक बीचों बीच खड़ी थी। ना तो वह वहाँ से आगे बढ़ रही थी और ना ही पीछे। तभी मैं उसके पास से जैसे ही अभी गुजरा तो मैंने देखा सामने से एक ट्रक और उसके ठीक पीछे एक कार आ रही थी। तो मैं आपको बता दूं कि मैं उस बुढ़िया को बहुत आवाज़ लगाया ताकि वह रोड से किनारे हो जाए, लेकिन मानो उसे मेरी आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रहा था। और तभी उस ट्रक से पहले ही वह कार उस बूढ़ी औरत के आर पार होकर चली गई, लेकिन वह अब भी वहीं खड़ी थी। और तभी वह ट्रक भी उसके आर पार होकर आगे बढ़ गई, लेकिन वह बुढ़िया वही खड़ी मुस्कुरा रही थी। उस रात मुझे समझने में देर नहीं लगा कि यह कोई औरत नहीं बल्कि यह एक आत्मा है। मैं उसी वक्त वहाँ से अपनी तेज़ कदमों से आगे बढ़ने लगा, लेकिन उस सुनसान सड़क पर चलते हुए मेरी सांसें फूलने लगी थी और साथ ही मेरे दिल के धड़कनें भी तेज़ हो चली थी। मेरे मन में बार बार यही ख्याल आ रहे थे कि कहीं वही चुड़ैल मेरे सामने ना आ जाए या फिर वह मेरे पीछे पीछे मेरे चाचा जी के रूम पर ना आ जाए। लेकिन मेरा डर सही निकला और हुआ ऐसा ही। मैं उस शाम चाचा जी के घर पहुंचा। वहां हमने उनके बेटे का बर्थडे मनाया
और फिर मैं खाना खाकर बिना उस घटना को बताए मैं ही 9 बजे अपने घर पर आ गया। लेकिन मैं शायद यह नहीं जानता था कि जो आत्मा उस रात हाईवे पर मुझे दिखी थी वह मेरा पीछा करते हुए उस चाचा जी के घर में प्रवेश कर चुकी है। फिर जैसे ही 2 से 3 दिन बीते कि तभी मैं एक शाम फिर से उस चाचा जी के घर किसी काम से गया हुआ था, तो देखा उनके घर एक डॉक्टर आया था और वे लोग चाची के दोनों हाथों और दोनों पैरों को रस्सी से बांधे हुए थे और वे अजीब ही चिल्ला रहे थे। इसके अलावा वे बार बार मेरे ही सामने उस वक्त उस डॉक्टर और चाचा जी को गंदी गंदी गालियां दे रही थी। हालांकि मैं उस वक्त यह सब देखकर समझ चुका था कि हो ना हो यह वही बुढ़िया चुड़ैल है जो मेरे पीछे पीछे उस रात यहाँ तक आ गई है और अब यह चाची के अंदर आ चुकी है। उनका बेटा अंश उस शाम अपनी माँ की इस हालत को देखकर रो रहा था, लेकिन अफसोस कि उस वक्त चाची भी उसको नहीं पहचान रही थी। फिर कुछ देर के बाद डॉक्टर जैसे ही बाहर गया, उस शाम उस चुड़ैल वाली बातों को मैं उन चाचा जी को बता दिया और कहा आप बिना एक दिन की देरी किए ही अपने गांव चले जाइए और वहां आप एक बार ही सही चाची को किसी ओझा को दिखाइए। हो सकता है चाची पर कोई ऊपरी साया हो। तो चाचा जी उस वक्त मेरी बातें मान गए और वे उसी दिन ट्रेन पकड़कर अपने गांव पहुंच गए। फिर 2 दिनों के बाद उन्होंने एक तांत्रिक को दिखाया तो उसने बताया कि यह बहुत बुरी आत्मा है जो तेरे घर तेरी पत्नी के होने वाले बच्चे को खाने के लिए आई है। और हुआ ऐसा ही, चाची के पेट में 4 महीने का बच्चा था, लेकिन वो मरा हुआ पैदा हुआ। खैर कुछ ही दिनों में चाची ठीक तो हो गई, लेकिन वे लोग इसका जिम्मेदार मुझे ही मानते हैं क्योंकि मैं ही उस दिन उस चुड़ैल के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया और वापस अपने रूम पर चला गया। मेरा नाम अतुल पाठक है। यह घटना आज से 6 साल पहले एक रात मेरे भैया के साथ घटा था। उस समय हम अपने चाचा जी के लड़की की शादी में गांव गए हुए थे। तो एक रात भैया को टॉयलेट जाना था, तो वे अपने कमरे से निकलकर हमारे आंगन से होते हुए बाहर टॉयलेट की ओर जाने लगे। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा घर जहां पड़ता है ठीक वहीं से हमारा गांव ख़त्म होता है। मतलब हमारे घर के आगे बस चारों ओर खेत ही खेत है और उसमें धान गेहूँ जैसी फसलें बोई जाती है। तो जब उस रात भैया घर से बाहर निकलकर टॉयलेट के अंदर गए और फिर कुछ देर के बाद जैसे ही बाहर आने के लिए गेट खोलने लगे, वह गेट नहीं खुला। तो मानो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बाहर से सिकची लगा दिया हो। वे उस रात बार बार बाहर की ओर आवाज़ लगाते रहे और फिर गेट को खोलने की कोशिश करते, लेकिन उस आधी रात को भला ऐसा कोई मजाक क्यों करेगा। तभी यही 10 से 15 मिनट के बाद मेरे भैया को उस टॉयलेट के बाहर किसी औरत की पायल की आवाज़ सुनाई दिया। उस समय भैया जब उस पायल की आवाज़ सुने, वे उस समय समझ गए कि यह कोई ऊपरी चक्कर है। वे उसी समय दोबारा गेट को खोलने की कोशिश करने लगे और इस बार गेट खुल गया और फिर उन्होंने देखा एक औरत उनके ठीक सामने हवा में उड़ती हुई जा रही थी और वो देखते देखते आसमान में कहीं गायब हो गई। खैर उस रात भैया वहाँ से दौड़ते हुए घर आ गए तो देखे रात को 1:30 बज रहे थे। वे उसी समय भगवान हनुमान जी का नाम लेते हुए पूरे रात जाग कर ही बिताएं और फिर जैसे ही सुबह हुआ वे इस घटना को हमें बताएं। तो मेरी दादी बताई, वो हमारी घर की ही पूर्वज थी जो कई साल पहले प्रसव पीड़ा यानी बच्चे के जन्म के दौरान मर गई थी और वो हमारे घर की रक्षा करती है। और यहाँ तक वह हमारे घर वालों को तभी दिखती है जब वे कोई मुसीबत में पड़ते हैं या फिर उनके पीछे कोई बुरी शक्ति लग जाती है। तो शायद उस रात तुम्हारे पीछे कोई बुरी आत्मा पड़ गई हो, इसीलिए वे तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे गेट को बाहर से बंद कर दी, वरना यदि तुम्हें वे नुकसान पहुंचाना चाहती तो वह तुम्हें वहीं मार सकती थी। तो यह कहानियाँ यहीं पर समाप्त होती हैं। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी हो। तो आप यदि नए हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। खैर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।